सो आपने इसी चीज का ध्यान देना है। अभी जरूर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बोर कर रही हूँ, बट नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। इट्स जस्ट दैट पीटी रीडिंग एंड राइटिंग में ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं फॉर एवरी सिंगल ब्लैंक। एक बार टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ लो, बस आइडिया हो जाए कि क्या बात हुई है। फॉर आप दोबारा से सोचो यहाँ पे क्या आना है, अभी नहीं। पूरा का पूरा टेक्स्ट, पूरा का पूरा टास्क करने के बाद एंड में सोचो जो आंसर में आप कंफ्यूज थे वहां क्वेश्चन मार्क रख लेना। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PT Made Easy, and in this session we are going to focus on PT reading fill in the blanks. I have already explained PT reading and writing fill in the blanks in the previous video. Guys, this video is going to be in Hindi. If you want to watch the English version of the same video, simply go and check out the PT reading playlist. The link is mentioned above. You can go and check out that and आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें या फिर हम रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की भी बात करें, तो मेथड तो सेम ही है। इट्स जस्ट दैट पीटी रीडिंग एंड राइटिंग में ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं फॉर एवरी सिंगल ब्लैंक, और यहाँ पे टोटल 7 ऑप्शंस होते हैं, 6 ऑप्शंस होते हैं फॉर 3 to 4 ब्लैंक्स। अदरवाइज द मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग पीटी रीडिंग बिल्कुल सेम है फिल इन द ब्लैंक्स। जो पीटी रीडिंग के ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स है ना, उनमें तो हमें स्कोर मिलता है समवेयर अराउंड 44, है ना। उसमें हमें रीडिंग राइटिंग दोनों में स्कोर मिलता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमारा जो मेन स्कोर है, हमें रीडिंग में ही मिलता है इसका स्कोर, पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें हमें टेंटेटिवली अराउंड 20 मार्क्स मिलते हैं, मतलब कि अगर आपने ये वाला टास्क अच्छे से कर लिया तो आपके 20 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप क्यों मैंने लिखा हुआ है अराउंड 45 मार्क्स, बिकॉज यही सेम मेथड है जिससे आपके पीटी रीडिंग एंड राइटिंग भी हो जाएगा, और इसी सेम मेथड से ही आपका पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 45, आई एक्चुअली से कि अगर ये मेथड आपने अच्छी तरह कर लिया तो आपको 65 मार्क्स मिलने वाले हैं इन टोटल। क्यों 65 मार्क्स मिलने वाले हैं? बिकॉज 44 मार्क्स आपको मिलेंगे रीडिंग एंड राइटिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स के लिए, और 20 मार्क्स मिलने वाले पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप करने के लिए ना ग्रामर काफी जरूरी है, और अगर आपने अच्छे से ग्रामर का पार्ट समझ लिया तो आपके आंसर्स गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज उस पर फोकस करना। नाउ व्हेन वी लुक एट इट, सो यू विल गेट टू नो कि सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे है वो है कि हमें ना वर्ड फॉर्म गेस करनी होती है। हमेशा जब भी आपके पास टेक्स्ट आता है, पूरा फ्रेज आता है, तो सबसे पहला स्टेप इज लाइक आप एक बार बस नजर मार लो, ठीक है। फर्स्ट 2-3 लाइंस पढ़ लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो टेक्स्ट है ये किस चीज के बारे में। उसके बाद फर्स्ट ब्लैंक पे फोकस करो, जहां पे आपका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैंक है, सिंपली फोकस ऑन दैट। जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस पे फोकस करते हो, आप खुद गेस करो कि जो ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद वाला वर्ड कौन सा है और पहले वाला वर्ड कौन सा है, और उसके बेसिस पे देखो कि ब्लैंक में क्या आना है। एडजेक्टिव आना है, एडवर्ब आना है, वर्ब आना है, या नाउन आना है। नाउन होता है कोई भी चीज लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। एडजेक्टिव होता है नाउन के बारे में, या ठीक है, नाउन के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव थिंग, सो दैट इज एडजेक्टिव। कोई भी क्वालिटी, नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है। वर्ब होता है कोई काम जो हम कर रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, एनी टास्क, मूविंग, ईटिंग, प्लेइंग, राइटिंग, वॉट एवर इट इज, ओके। एडवर्ब वो होता है जो कि एड प्लस वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करता है, उसे एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज है एडवर्ब। एडवर्ब हम कभी कभार एडजेक्टिव के लिए भी यूज करते हैं। 90% ऑफ द केसेस में आप नोटिस करोगे कि एडवर्ब के बाद में एल वाई लगा होगा। सो आप खुद सोचो कि अगर आपके ब्लैंक के बाद स्लोली लिखा हुआ है, तो आपको समझ आ गया कि स्लोली एक एडवर्ब है, तो ब्लैंक में क्या आएगा? कोई वर्ब आएगा। इट कैन बी मूविंग स्लोली, इट कैन बी राइटिंग स्लोली, इट कैन बी वॉकिंग स्लोली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
इस तरीके से आपने गेस करना है और समझना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है वो भी ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम है परमिंदर। परमिंदर इज अ नाउन, परमिंदर के बारे में कोई क्वालिटी मैं बता रही हूँ। सो सिंसियर, सिंसियर क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि परमिंदर की कोई क्वालिटी बता रही हो। रीड्स क्या है, ठीक है, रीड्स है वर्ब, ठीक है, वर्ब है रीड्स। तो सिंसियर परमिंदर रीड्स स्लोली। वो सिंसियर है, सिंसियर स्टूडेंट, सिंसियर परमिंदर रीड स्लोली। रीड्स इज अ वर्ब एंड स्लोली इज एन एडवर्ब। सो आपने इसी चीज का ध्यान देना है। अभी जरूर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बोर कर रही हूँ, बट नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली यू कैन इजीली मास्टर पीटी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। सो प्लीज फोकस ऑन दिस, ओके। नाउ अभी तक तो मैंने ग्रामर वाला पार्ट समझाया, बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपने अभी तक मेरा पीटी का फ्री कोर्स नहीं देखा, एक फुल फ्री कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। 1 hour and 30 minutes का वो कोर्स है और उसमें मैंने हर एक मॉड्यूल को डिटेल में आपको समझाया हुआ है। हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक स्ट्रेटेजी, टेम्पलेट, सब कुछ डिटेल में समझाया। अगर नहीं देखा अभी तक, सो यू मे गो एंड चेक आउट दैट, ओके। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे है चूज द आंसर, ठीक है, एंड मैच द मीनिंग। तो यहाँ आप कैसे करोगे, हमेशा सबसे जरूरी है, आपने क्या करा, सबसे पहले वर्ड फॉर्म को गेस कर लिया। वर्ड फॉर्म गेस करने के बाद आपको पता चल गया एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। अब आप चूज करो, आपके पास लेट से 7 ऑप्शंस है, उसमें से चूज करो। 4 ऑप्शंस है पीटी रीडिंग एंड राइटिंग में, तो उसमें से चूज करो। आपने चूज कर लिया आंसर, अब आप उस सेंटेंस को पूरा पढ़ो। आपने आंसर फिल इन द ब्लैंक कर दिया विद द सुटेबल ऑप्शन। नाउ आफ्टर फिल इन द ब्लैंक सिंपली रीड इट अगेन टू सी वेदर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट। अगर वो कोहेरेंट है, लॉजिकल है, प्रॉपर सेंस बनती है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बट अगर नहीं बन रही है, इट्स ओके, आप दोबारा से सोचो यहाँ पे क्या आना है। अभी नहीं, पूरा का पूरा टेक्स्ट, पूरा का पूरा टास्क करने के बाद एंड में सोचो जो आंसर में आप कंफ्यूज थे वहां क्वेश्चन मार्क रख लेना, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी जरूर ध्यान देना इस चीज में। और वो होता क्या है कि अगर ही शी इट है तो हैज आएगा, इज आएगा, विल आएगा, वॉज आएगा, हैड आएगा। अगर पास्ट है तो हैड आएगा, ठीक है, या वॉज आएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो ही शी इट के साथ इज आएगा या फिर हैज आएगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर फ्यूचर की बात हुई है तो विल आएगा। इन चीजों का ध्यान देना, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जब भी ही शी एंड इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, साथ में एस एंड ईएस भी आएगा। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जिस चीज का आपने ध्यान देना है। ही शीट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस एंड ई एस, ओके, प्लस एस एंड ई एस, ठीक है। और यही अगर यू वी दे है या आए है तो वहां क्या आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर आए है तो भी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो अगर आप इन चीजों का ध्यान दोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एंड आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड एस एंड डी एस है, ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आई थिंक आपको इससे समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज जो नहीं समझ आ रही है, आप सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो, या तो मैं उसके ऊपर वीडियो शूट कर दूंगी, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ हेल्पिंग वर्ब अगर है, अगर वर्ब है ब्लैंक के बाद, ब्लैंक के बाद वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। अगर ब्लैंक में एडवर्ब है, कोई एल वाई लगा हुआ है, तो बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है। अगर ब्लैंक में कोई वर्ब है तो बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर टू है तो बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर कोई एडजेक्टिव है तो ब्लैंक में आएगा नाउन। सो इन चीजों का बस आपने ध्यान देना है एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। बस अब आपको ये बेसिक ग्रामर समझ आ गई है कि क्या कैसे करना है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है।
थोड़ी सी मैं सेटिंग्स यहाँ चेंज कर लेती हूँ। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैंने क्या बोला था, एक बार टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ लो, बस आइडिया हो जाए कि क्या बात हुई है। फॉर ऑल हिज फेम एंड सेलिब्रेशन विलियम शेक्सपियर रिमेन्स अ डैश फिगर विद रिगार्ड्स टू पर्सनल हिस्ट्री। सो विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है, देयर आर जस्ट टू प्राइमरी डैश फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द पार्ट, ठीक है, हिज वर्क्स एंड वेरियस लीगल एंड डैश डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो आइडिया हो गया कि विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है एंड हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, फर्स्ट ब्लैंक देखेंगे एंड फर्स्ट ब्लैंक पढ़ने के बाद विल गेस द वर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, रीड द फर्स्ट सेंटेंस, गेस द वर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म गेस करने के बाद सूटेबल फॉर्म के साथ आपने फिल करना है, ठीक है। वर्ड फॉर्म गेस करनी है, देन suitable option, then check the meaning, that's it. फिर move on to the next one. You have to do this. For all his fame and celebration, William Shakespeare remains a dash figure with regards to personal history. अब dash figure, figure क्या है, मैंने आपको समझाया था, figure is a noun. Noun से पहले क्या आएगा, adjective आएगा। सो फेमस फिगर, ठीक है, फेमस फिगर, प्लेसेस नहीं, एडजेक्टिव देखो बस, फेमस इज एन एडजेक्टिव, ऑथेंटिक इज एन एडजेक्टिव, मिस्टीरियस इज एन एडजेक्टिव। सो मिस्टीरियस कौन होता है, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, रहस्य में है ना, जिसके बारे में मतलब कोई चीज हमें क्लियर ना हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मिस्टीरियस फिगर विद रिगार्ड्स टू पर्सनल हिस्ट्री, हम ये बोल सकते हैं। फेमस फिगर पर्सनल हिस्ट्री की वजह से नहीं बोल सकते। फॉर ऑल हिज फेम एंड सेलिब्रेशन विलियम शेक्सपियर रिमेन्स अ मिस्टीरियस फिगर। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, मिस्टीरियस फिगर, जिनके बारे में नहीं पता हो, कुछ ज्यादा ना पता चले, वो अपने खुद में ही ज्यादा वो रहते हैं और ज्यादा नहीं बताते पर्सनल हिस्ट्री के केस में। देर आर जस्ट टू प्राइमरी, अब टू बोला है उन्होंने, टू का मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्लूरल आएगा, प्राइमरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सो टू प्राइमरी डैश क्या आएगा यहाँ पे, टू प्राइमरी प्लेसेस, नो, फॉर इंफॉर्मेशन, सो क्लियरली सोर्सेज आएगा। फॉर इंफॉर्मेशन के केसेस में क्या आएगा, क्लियरली सोर्सेज, तो यहां पे आंसर होगा सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन। नाउ वेरियस लीगल एंड डैश डॉक्यूमेंट्स दैट हैव सर्वाइव फ्रॉम एलिजाबेथन टाइम्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स है और डैश डॉक्यूमेंट्स है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन कोई यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, कहाँ के डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स फेमस डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते, लीगल बोल रहे हैं वो, प्लेसेस भी नहीं हो सकता, चर्च डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। सो कह रहे वेरियस लीगल एंड ऑथेंटिक, बट लीगल एंड दैट हैव सर्वाइव, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो कि सरवाइव करे, उन्होंने बोला एलिजाबेथन टाइम से सरवाइव करे, तो वो कहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो चर्च के डॉक्यूमेंट्स होंगे। सो द आंसर विल बी चर्च हियर। नेचुरली देर आर मेनी, मेनी है तो दैट मीन्स कुछ प्लूरल आएगा, मेनी डैश इन दिस बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन विच टेल्स अस लिटिल अबाउट शेक्सपियर द मैन। अब जब यहाँ पे देखो, हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें बहुत कम पता चल रहा है, सॉरी जस्ट गिव मी वन सेकेंड, यस, हमें बहुत ही कम पता चल रहा है उनके बारे में, टेल्स अस लिटिल मतलब वो मिस्टीरियस ही है, हमें क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट आंसर मिस्टीरियस ही है। सो नेचुरली देर आर मेनी डैश इन दिस बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, गैप्स मतलब काफी गैप्स हैं, तो वी आर नॉट श्योर कि क्या क्या है, इसलिए हमें लिटिल पता चल रहा है, गैप्स हैं तभी तो लिटिल पता चल रहा है, अगर सिमिलैरिटीज होते तो लिटिल थोड़ी ना, तो काफी कुछ पता चलता। सो द आंसर इज गोइंग टू बी कैप्स। सो बहुत जरूरी चीज है, आप सबसे पहले टेक्स्ट को एक बार ध्यान से बस पढ़ लो, मतलब बहुत ही जल्दी से नजर मार लो, फिर फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, गेस करो कि कौन सी वर्ड फॉर्म आनी है ब्लैंक में, उसके बाद सूटेबल ऑप्शन से फिल करो, और फिर चेक करो अगर मीनिंग बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे वो रीडिंग एंड राइटिंग के हो, चाहे वो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स हो, कभी भी आंसर कोई गलत नहीं हो सकता है, जस्ट एट कि आपने फोकस करना है किस चीज पे, यू सिंपली हैव टू फोकस ऑन मैचिंग द मीनिंग, मीनिंग मैच कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स प्रोवाइड नो डायरेक्ट बेनिफिट टू कंज्यूमर्स,
ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट फूड्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। द फूड इज नॉट डैश बेटर और चीपर। अब ये हमें पता है कि बेटर और चीपर ये क्या है, डैश बेटर और चीपर, दे आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट समथिंग, सम एडजेक्टिव, फूड चीपर भी नहीं है बेटर भी नहीं है, इज नॉट नेसेसरली बेटर और चीपर। क्या आ सकता है यहाँ पे, कोई एल वाई आएगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से पहले या तो नोटिसिएबली या नेसेसरली, ओके। ना तो नोटिसिएबली बेटर है ना चीपर है, नेसेसरली इज नॉट द राइट वर्ड हियर। जब हम उस चीज को नोटिस कर रहे हैं तो वो बेटर भी नहीं है और वो चीपर भी नहीं है, ठीक है। सो द आंसर विल बी नोटिसिएबली, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वन है। यहाँ पे एडवर्ब आना था तो इसीलिए हमें लगा इन दोनों में से एक, ओके। नेक्स्ट, द ग्रेटर बेनिफिट डैश आर्ग्यू, कौन आर्ग्यू करते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, इज दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग will play a crucial role in feeding the world's burgeoning population. So वो clearly बोल रहे हैं कि greater benefit ये है, अगर कोई सपोर्ट में होगा तभी तो वो बेनिफिट बताएगा। सो प्रोपोनेंट्स जो हैं, जो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन फीडिंग द वर्ल्ड्स बर्जनिंग पॉपुलेशन। सो द आंसर इज गोइंग टू बी हियर प्रोपोनेंट्स। यहाँ कोई नाउन आना था, या तो क्रिटिक्स आता या प्रोपोनेंट्स आता, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्रोपोनेंट्स होगा, बिकॉज वो कुछ बेनिफिट बता रहे, क्रिटिक होता तो कुछ नेगेटिव बताता। नेक्स्ट, ओपोनेंट्स आ गए, ठीक है, जो अपोज करने वाले हैं वो यहाँ पे आए हैं, तो इससे पहले वो उन्हीं की बात कर रहे थे जो फेवर में थे। ओपोनेंट्स डिसएग्री डैश that the world already grows more food per person than ever before. ओपोनेंट्स डिसएग्री करते हैं, कॉमा, डैश दैट द वर्ल्ड ऑलरेडी ग्रोस, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, asserting asserting, ठीक है। ओपोनेंट्स डिसएग्री asserting दैट द वर्ल्ड, यहाँ पे आएगा asserting दैट द वर्ल्ड, कि वो assert करते हैं कि वर्ल्ड ऑलरेडी ग्रो कर रहा है मोर फूड पर पर्सन देन एवर बिफोर, मोर इवन देन वी कैन व्हाट, अब कैन है, दैट मीन्स कि कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मोडेल्स के साथ, तो कैन एक्वायर, सो द आंसर इज गोइंग टू बी एक्वायर हियर। बस इसी तरीके से आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने, अगर आप ये मेथड यूज करोगे ना आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, इस चीज का ध्यान जरूर दो कि अगर वर्ब है, अगर ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगा, देखो हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब है तो बाद में वर्ब आएगा, ठीक है। अगर ब्लैंक में एडवर्ब है, अगर ब्लैंक में एडवर्ब है, ठीक है, जिसमें एल वाई लग रहा है, तो फिर क्या आएगा, बाद में वर्ब आएगा, ठीक है। यही सेम थिंग अगर ब्लैंक में, ठीक है, अगर बाद में नाउन है तो पहले या तो एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा, कुछ भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो हम एज पर द मीनिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यही अगर टू है, ठीक है, ब्लैंक से पहले टू है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, अगर ब्लैंक से पहले टू है, कैन है, तो ब्लैंक में आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का आपने ध्यान देना है, ठीक है। एडजेक्टिव है तो ब्लैंक में आएगा नाउन। सो इफ वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, हमारे आंसर्स रॉन्ग होंगे ही नहीं। अगर कुछ ग्रामर के पार्ट की भी बात करें, बस आपने इतना ध्यान देना है कि जैसे हमारा है, लेट से हमारे पास कैन है, ठीक है, जो भी हमारे मॉडल्स है, विल, मे, माइट, जब भी ये सब आ गया बस समझ जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर यही कैन बी, विल बी, मे बी, अगर ऐसा कुछ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बी लग गया तो। ये बेसिक थिंग्स है, अगर आपको ये बेसिक थिंग्स की क्लैरिटी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली कर पाओगे सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स। एक लास्ट हम जरूर यहाँ करके देखते हैं। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ वीट बूम, बेनेट हैड बिकम इंक्रीजिंगली डैश एट हाउ द गवर्नमेंट सीम टू बी एनकरेजिंग। सो बेनेट हैड बिकम इंक्रीजिंगली, व्हाट, इंक्रीजिंगली अगेन एडवर्ब है,
एडजेक्टिव आएगा एडवर्ब के बाद या फिर वर्ब आएगा, बट यहाँ पे एडजेक्टिव आने की जरूरत है, तो क्या आ सकता है? हैड बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर एट हाउ नो, हैड बिकम इंक्रीजिंगली, हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। मिसलीडिंग, ऑफेंसिव, at how the government thundered, guiding, increasingly frustrated. He become increasingly frustrated at how the government seemed to be encouraging an dash farming. अब an है, आर्टिकल है, तो यहाँ पे कोई वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा, तो वॉवल साउंड से क्या होगा? वॉवल साउंड से ऑफेंसिव है या एक्सप्लॉयटेटिव है? अब वो कह रहे हैं कि एन, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? बिकॉज द गवर्नमेंट सीम टू बी एनकरेजिंग एंड डैश फार्मिंग बेंच। सो एक्सप्लॉयटेटिव, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है कोई चीज, एक्सप्लॉयटेटिव फार्मिंग bench. He went directly after the Department of Agriculture for dash people. So he went directly after the Department for Agriculture for what? मिसलीड करने के लिए गया था वो पीपल को, कि क्या करने के लिए? मिसलीड नहीं, बिकॉज ही वॉज इन फेवर ऑफ फार्मर्स, सो ही वेंट देयर फॉर गाइडिंग पीपल, पीपल को गाइड करने गया था वो। मीनिंग मैच करोगे तो आंसर्स कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। दैट्स व्हाट आई सेड। रीड द फर्स्ट सेंटेंस, गेस द वर्ड फॉर्म, मैच, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन एंड मैच द मीनिंग। मीनिंग मैच करा तो एवरीथिंग इज डन, ओके। फार्मर्स ऑन द ग्रेट प्लेन्स वर वर्किंग अगेंस्ट नेचर, ही डैश इन स्पीचेस, ठीक है। सो अब ही डैश इन स्पीचेस, कुछ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो थंडर्ड इन स्पीचेस आएगा, कि वो गुस्से में ये चीज बोल रहा था, कि वो वर्किंग अगेंस्ट द नेचर कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट ही थंडर्ड इन स्पीच, इन स्पीचेस। दैट्स इट। इस तरीके से आपने करना है। नाउ यू हैव टू मोर क्वेश्चंस। आप ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस करो, इसके भी मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। You simply do these two questions yourself and let me know the answers in the comment section. अगर आपके आंसर्स ठीक होंगे, so I'll just give you a thumbs up. आप वीडियो को पॉज करके ये करो, तभी आपको पता चलेगा कि जो मेथड मैंने आपको समझाया, जो ग्रामर वाला पार्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया, वो आपको समझ भी आया है या नहीं आया है। So that's all for this video. I'll see you again in the next video of mine. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, do let me know in the comment section and do subscribe to our YouTube channel if you want more such videos or if you want to prepare for PT exam, and that too totally free of cost. Another thing, अगर आपने मेरी PT रीडिंग की फुल मॉक टेस्ट वाली वीडियो चेक नहीं करी है, तो जरूर जाके चेक करना, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।